टाइमलाइन की तरह खत्म हुई। गारा को उसके भाई बहन वहां से ले गए और उस टूटे हुए जंगल में नारुतो का क्लोन अकेला रह गया। क्लोन जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, जोर जोर से हांफते हुए एक एग्जॉस्टेड जेनिन की परफेक्ट एक्टिंग कर रहा था। अचानक उसके ठीक पीछे का स्पेस एक स्पाइरल में ट्विस्ट होने लगा। उस डायमेंशनल वॉइड से एक ग्लव्ड हाथ बाहर आया और उसने क्लोन की ऑरेंज जैकेट पकड़ ली। 1 सेकंड के फ्रैक्शन में वो दोनों वहां से गायब हो गए। कामुई के उस पिच ब्लैक फ्लोटिंग स्टोन वाले डायमेंशन में ओबितो ने क्लोन को कैजुअली एक मैसिव पत्थर पर फेंक दिया। ओबितो टोबी पर सोना, अपने हाथ हवा में हिलाते हुए एकदम हाई पिच्ड गूफी आवाज में बोलते हुए, ये टोबी ने 9 टेल्स को पकड़ लिया। डेदारा सेनपाई तो बहुत जेलस होने वाले हैं। ये तो बहुत आसान था, इसने तो फाइट ही नहीं की। नरेटर क्लोन कुछ देर जमीन पर ही रहा, फिर उसका वो जोर जोर से हांफना एकदम बंद हो गया। वो धीरे से खड़ा हुआ, शांति से अपनी जैकेट की धूल झाड़ते हुए। वो गूफी जेनिन एक्सप्रेशन बिल्कुल गायब हो गया और उसकी जगह एक शार्प हाईली टैक्टिकल गेज ने ले ली। शैडो क्लोन, तुम ये एक्टिंग बंद कर सकते हो, यहां सिर्फ हम दोनों हैं। ओबितो का डांस तुरंत रुक गया। वो गूफी एग्जैजरेटेड बॉडी लैंग्वेज एकदम से एक रिजिड इंपोजिंग स्टांस में शिफ्ट हो गई। जब उसने दोबारा बात की, तुम बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हो, तुम्हारा चक्रा परफेक्टली स्टेबलाइज्ड है, तुम बस इंतजार कर रहे थे कि मैं तुम्हें यहां ले आऊं। नैरेटर क्लोन ने बात करने में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी रिस्ट घुमाई और एक 3 प्रोंग्ड कुनाई सीधा ओबितो के चेहरे की तरफ फेंक दी। ओबितो हिला तक नहीं, वो परफेक्टली स्टिल खड़ा रहा। उसकी सिंगल शारिनगान उस ब्लेड को ट्रैक कर रही थी। स्वूश फ्लाइंग राइजन का यूज करके क्लोन उस कुनाई के मिड एयर में होते हुए ही टेलीपोर्ट हो गया। वो एक स्टैंडर्ड रासिनगान के साथ ठीक ओबितो के सामने अपीयर हुआ और सीधा ओबितो के चेस्ट पर स्ट्राइक किया, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। क्लोन का हाथ और वो रासिनगान ओबितो की बॉडी के आर पार यानी फेज थ्रू निकल गया, जैसे वो कोई घोस्ट हो। ओबितो अपने आर पार होते क्लोन को कामली देखते हुए, फ्लाइंग राइजिन एक बच्चे के हिसाब से इंप्रेसिव ट्रिक है, लेकिन मेरे सामने कंप्लीटली यूजलेस। नैरेटर क्लोन ग्रेसफुली ओबितो के पीछे लैंड हुआ और तुरंत पलटकर सिचुएशन एनालाइज करने लगा। स्टैंडर्ड निंजित्सु और रॉ स्पीड यहां बेकार थे। अगर वो उसे फिजिकली टच नहीं कर सकता था, तो उसे कुछ ऐसा यूज करना होगा जो एनवायरनमेंट को ही डिस्टॉर्ट कर दे। शैडो क्लोन, तो चलो देखते हैं तुम एक प्लैनेट के वेट के आर पार कैसे निकलते हो। क्लोन ने अपना हाथ आगे किया, लेकिन इस बार उसने कोई स्टैंडर्ड स्फीयर नहीं बनाया, बल्कि एक डेंस स्वर्लिंग चक्रा का वॉर्टेक्स उसके पूरे आर्म पर लपेटने लगा। ये एक्सप्लोसिव विंड नहीं थी, ये एक हेवी कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल रोटेशन थी। रासिनगान उजुहिको कामुई डायमेंशन खुद उस प्लैनेटरी चक्रा की डेंसिटी से वाइब्रेट करने लगा। ओबितो की शारिनगान उस स्वर्लिंग एनर्जी को ट्रैक कर रही थी और उसके एनालिटिकल दिमाग ने तुरंत एक जेन्युइन थ्रेट रिकॉग्नाइज कर लिया। ये कोई स्टैंडर्ड शेप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। ओबितो ने चुपचाप एक कदम पीछे लिया। उसका हाथ उसकी स्लीव में छुपी हैवी चेन्स के ऊपर था, जुत्सु के फुल्ली एग्जीक्यूट होने से पहले ही काउंटर अटैक की तैयारी करते हुए। ये कैसा वेरिएंट है, इसकी रोटेशन बिल्कुल अलग है। शैडो क्लोन मुस्कुराते हुए उजुहिको को धीरे धीरे हवा में डिसिपेट होने देते हुए, बस एक छोटी सी ट्रिक सीखी थी। तुम स्मार्ट हो उचिहा, लेकिन आज तुम सिर्फ परछाइयों के पीछे भाग रहे हो। पूफ। नैरेटर इससे पहले कि ओबितो अपनी चेन्स लॉन्च कर पाता, सफेद धुएं का एक मैसिव क्लाउड उड़ा। क्लोन ने तुरंत खुद को डिस्पर्स कर लिया। ओबितो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। क्लोन गायब हो चुका था, लेकिन ओबितो का दिमाग अभी भी भयानक तरीके से घूम रहा था। उसका आधा टूटा हुआ ऑरेंज मास्क जमीन पर पड़ा था। वो हाँफ रहा था और अपने हाथों से पत्थर को कसकर पकड़े हुए था ताकि वो खुद को गिरने से रोक सके। ये कोई नॉर्मल रासनगन नहीं था। बिना फिजिकल टच के उसने मेरे चक्रा नेटवर्क का बैलेंस बिगाड़ दिया। एक 12 साल का बच्चा ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ओबितो एक मास्टरमाइंड था। उसका टैक्टिकल दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। एक जेनिन के पास फ्लाइंग राइजन और ये स्पेस डिस्टॉर्टिंग रासनगन होना इम्पॉसिबल था। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही डार्क ख्याल आया। 9 टेल्स को मेरी कमुई डायमेंशन के बारे में कैसे पता था? वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं था,
जैसे उसे पहले से पता था कि मैं अटैक करूंगा। कोई है जो शैडो से इस बच्चे को इंफॉर्मेशन दे रहा है। लीफ विलेज से मीलों नीचे उस ठंडी और अंधेरी गुफा में असली नारुतो ने अपनी आंखें खोली। क्लोन की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में आ चुकी थीं। नारुतो के चेहरे पर एक रिलैक्स्ड टैक्टिकल मुस्कान आ गई। काशिन कोजी अंधेरे से बाहर आया। उसकी भारी आवाज गुफा में गूंजी। कमुई डायमेंशन का इंटेल मिल गया। ओबितो का क्या स्टेटस है? कोजी, तुमने मुझे पिछले 5 सालों में जो रासेनगन उजुही को सिखाया था ना, वो आज बिल्कुल सही टाइम पर काम आया। उचिहा पूरी तरह से ट्रैप में फंस गया। तुमने पूरा उजुही को इस्तेमाल किया। अगर वो पूरी तरह से उस प्लैनेटरी रोटेशन के सेंटर में आ गया होगा तो उसका चक्रा नेटवर्क हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। वो मर भी सकता है। नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी हूं। मैंने जानबूझकर डायरेक्ट हिट नहीं किया। मैंने सिर्फ उसे डराया और उजुहिको का बहुत छोटा सा आधा असर उसकी तरफ रीडायरेक्ट किया। उसे पूरा रासनगन नहीं लगा, बस उस स्वर्लिंग रोटेशन की आउटर वेव ने उसे छुआ है। कोजी ने राहत की सांस ली और समझदारी से अपना सर हिलाया। स्मार्ट मूव। अगर तुम उसे पूरा हिट दे देते तो वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता। अकात्सुकी खत्म हो जाती, मदारा कभी वापस नहीं आता और टाइमलाइन पूरी तरह टूट जाती। एग्जैक्टली, ये आधा असर उसे मारेगा नहीं, लेकिन इसका वर्टिगो इतना तेज है कि अगले कुछ सालों तक उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ा रहेगा। वो कोई बड़ा जुत्सु यूज नहीं कर पाएगा और ना ही ठीक से लड़ पाएगा। उसे मजबूर होकर शैडोज में छुपना पड़ेगा। नारुतो और कोजी ने एक दूसरे को देखा। प्लान 100% सक्सेसफुल था। तो इसका मतलब अगले कुछ सालों के लिए अकात्सुकी पूरी तरह शांत यानी साइलेंट हो जाएगी। हाँ, सास्के ओरोचिमारू के पास जाएगा और जिराया मुझे ट्रेनिंग के लिए गांव से बाहर ले जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओरिजिनल हिस्ट्री में हुआ था। लेकिन इस बार नारुतो की नीली आंखों में एक भयानक कॉन्फिडेंस चमक उठा। इस 3 साल के टाइम स्किप में मैं जिराया के साथ साथ तुमसे भी ट्रेन करूंगा कोजी। जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं सिर्फ अकात्सुकी के लिए नहीं बल्कि उन गॉड्स के लिए तैयार रहूंगा। गुफा के अंधेरे में असली नारुतो और कैशिन कोजी अपनी 3 साल की सीक्रेट ट्रेनिंग शुरू कर चुके थे और बाहर दुनिया बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रही थी जो हिस्ट्री ने तय किया था। नारुतो का शैडो क्लोन बिल्कुल एक असली जेनिन की तरह एक्ट कर रहा था। सास्के ने ताकत की भूख में लीफ विलेज छोड़ दिया। क्लोन ने वैली ऑफ द एंड अंतिम घाटी में सास्के का पीछा किया। वहां एक भयानक लड़ाई हुई, लेकिन टाइमलाइन को टूटने से बचाने के लिए क्लोन ने अपनी असली ताकत छुपाई और जानबूझकर सास्के को जीतने दिया। बारिश में भीगते हुए उस वैली में क्लोन बेहोश पड़ा रहा और सास्के अंधेरे में गायब हो गया। हिस्ट्री का वो पन्ना सुरक्षित था। साउंड विलेज के सबसे गहरे सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस में घुप अंधेरा था। सिर्फ कुछ केमिकल ट्यूब्स की ग्रीन रोशनी चमक रही थी। सास्के धीरे धीरे चलते हुए उस लेबोरेटरी में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में शारिनगन चमक रही थी और चेहरे पर एक ठंडी रूथलेस नफरत थी। सामने एक कुर्सी पर ओरोचिमारू बैठा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सिनिस्टर और रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान थी। ओरोचिमारू अपनी फुफकारती हुई आवाज में, आखिरकार तुम आ ही गए सास्के। तुम्हें ताकत चाहिए ना, इताची को मारने के लिए और उस नारुतो को पीछे छोड़ने के लिए? सास्के ठंडी आवाज में, बकवास बंद करो और मुझे वो ताकत दो जो तुमने प्रॉमिस की थी। तुम्हारा ये कर्स मार्क, ये मुझे कमजोर लग रहा है। ओरोचिमारू जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरी लेबोरेटरी में गूंज गई। वो अपनी कुर्सी से उठा और एक भारी लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ा जो चक्रा सील से लॉक था। कमजोर? हाँ सास्के, वो कर्स मार्क कमजोर है क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। सालों पहले जब मैं दुनिया के सबसे पुराने रूइंस की खोज कर रहा था, तब मुझे कुछ ऐसा मिला जो इस निंजा दुनिया के रूल से बहुत ऊपर है। ओरोचिमारू ने वो दरवाजा खोला। अंदर एक कांच का सिलेंडर था जिसमें एक बहुत ही अजीब सफेद रंग का ग्लोइंग डीएनए सैंपल तैर रहा था। मुझे एक एंशिएंट डायमेंशन का कोऑर्डिनेट मिला था और वहां से मुझे ये मिला, एक ऐसी पावर का टुकड़ा जो इंसानों की नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिस कर्स मार्क को बनाने में लगा दी, वो असल में सिर्फ एक सस्ती कॉपी है। असली चीज को कर्मा कहते हैं। सास्के की शारिनगन सिकुड़ गई। उसे उस ट्यूब के अंदर से एक बहुत ही एलियन, टेरिफाइंग और भारी चक्रा महसूस हो रहा था। ओरोचिमारू सास्के के करीब आते हुए,
मुझे इस एंशिएंट डीएनए को किसी शरीर में डालना था, लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे एक ऐसा वेसल चाहिए था जिसका चक्रा और ब्लड लाइन परफेक्ट हो, एक उचीहा जो नफरत से भरा हो। सास्के अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए, तो तुम क्या करने वाले हो? ओरोचिमारू, मैं तुम्हें सिर्फ एक निंजा नहीं बनाऊंगा सास्के, मैं तुम्हें एक गॉड स्लेयर बनाऊंगा। नैरेटर, ओरोचिमारू ने वो सफेद डीएनए सैंपल निकाला और उसे सीधा सास्के की गर्दन के कर्स मार्क में इंजेक्ट कर दिया। क्रैक! सास्के दर्द से चीख पड़ा। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार वो ये है वो ताकत सास्के। अब तुम सिर्फ एक उचीहा नहीं हो, तुम एवोल्यूशन का अगला स्टेप हो। क्रैक! लेबोरेटरी की ट्यूब्स ग्रीन लाइट में चमक रही थीं, लेकिन सास्के की गर्दन से जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स निकल रहे थे वो एकदम एलियन और ज्योमेट्रिक थे, और उनका रंग ग्लोइंग वाइट था। सास्के की दाईं आंख के आसपास वो सफेद कर्स मार्क फैल चुका था, जो बिल्कुल वाइट कर्मा की तरह लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी वाइट चक्रा के आउटपोर से कांप रही थी। ये पावर, ये एब्सोल्यूट है। उसी पल माइल्स दूर जमीन के बहुत नीचे असली सेवेंथ होकागे नारुतो अपनी आंखें बंद करके गहरे मेडिटेशन में बैठा था। गुफा में घुप अंधेरा था, सिर्फ काशिन कोजी मशाल की रोशनी में खड़ा उसे ऑब्जर्व कर रहा था। सडनली एवरीथिंग स्टॉप्ड। वॉश! एक भयानक इनविजिबल एनर्जी की वेव गुफा की दीवारों से टकराई। मशाल की आग बुझने ही वाली थी। नारुतो झटके से अपनी आंखें खोलते हुए, व्हाट? ये कैसी एनर्जी है? नारुतो का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी नीली आंखों में डल और हैरानी साफ दिख रही थी। उसे अपनी गर्दन पर लगा कर्मा वायलेंटली वाइब्रेट करता हुआ महसूस हुआ, जैसे वो किसी और पावर को रिस्पॉन्ड दे रहा हो। ये कुछ ऐसा था जो उसने उस टाइम लाइन में सिर्फ ओत्सुत्सुकी गॉड से महसूस किया था। काशिन कोजी, क्या हुआ सेवेंथ? तुम्हें क्या महसूस हुआ? नारुतो हांफते हुए, अपने दिल पर हाथ रखते हुए, रेजोनेंस, गूंज, कोई और उत्सुक की एनर्जी को जगा रहा है, और ये बहुत करीब है, बहुत टेरिफाइंग है। एक हाईली एडवांस्ड सीक्रेट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के गहरे और ठंडे सन्नाटे में सिर्फ मॉनिटर्स के रिदमिक बीपिंग की आवाज गूंज रही थी। अमाडो अंधेरे में खड़ा था। मैसिव स्क्रीन्स की ग्लोइंग ब्लू लाइट उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसने धीरे से अपनी सिगार से एक कश लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके सामने डिस्प्ले हो रहे ग्लोबल मैप पर अभी-अभी 2 कोलोसल चक्रा स्पाइक्स रजिस्टर हुए थे। अमाडो अपनी सिगार को कुचलते हुए, उसकी आवाज में भारी शौक था। ये कैसे पॉसिबल है? द टाइमलाइन, डेस्टिनी का पूरा ढांचा 20 साल पहले ही शिफ्ट हो गया है। इन पावर्स को अभी अवेकन नहीं होना चाहिए था। मीलों दूर ओरोचिमारू के अंडरग्राउंड बेस की गहराई में सास्के ट्रेनिंग रूम के सेंटर में खड़ा था। पहली बार उसने प्रॉपर्ली फोकस किया और अपनी गर्दन में इंजेक्ट किए गए एंशिएंट ओत्सुजुकी डीएनए को एक्टिवेट किया। एक खौफनाक ग्लोइंग व्हाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न वायलेंटली उसकी स्किन से फूटा और तेजी से उसके चेहरे पर फैल गया। व्हाइट कर्मा का शेयर ओवरवेलमिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। सास्के दर्द से चीखा, क्योंकि उसकी बॉडी एलियन चक्रा की हीट से फिजिकली जलने लगी थी। रॉ एनर्जी बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुई। एक मैसिव ग्लोइंग व्हाइट शॉक वेव उस फैसिलिटी को चीरती हुई निकली, जिसने थिक स्टोन वॉल्स को पूरी तरह वेपराइज कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में ओरोचिमारू का पूरा अंडरग्राउंड बेस एब्सोल्यूटली डिस्ट्रॉय हो गया और वहां सिर्फ एक धुआं निकलता हुआ क्रेटर बचा था। बहुत दूर असली नारुतो अचानक अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी गर्दन पर मौजूद कर्मा अपने आप एक्टिवेट हो गया और सास्के के अवेकनिंग के साथ रेजोनेंस में ब्राइटली ग्लो करने लगा। 1 घंटे बाद नारुतो की स्किन पर जलते हुए ब्लू मार्क्स आखिरकार गायब हो गए। हवा में मौजूद इंटेंस चक्रा शांत हो गया।
लीफ विलेज के ठीक बाहर नारुतो का शैडो क्लोन मेन गेट से अंदर आया। वो परफेक्टली नॉर्मल एक्ट कर रहा था, लेकिन मीलों दूर विलेज को देखने वाली एक ऊंची क्लिफ पर रियल नारुतो खड़ा था। उसने एक भारी पिच ब्लैक क्लोक पहना हुआ था जो हवा में उड़ रहा था। उसके चेहरे से चाइल्डिश इनोसेंस पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें एक बैटल हार्डन्ड होकागे की तरह डीप, शार्प और मैच्योर थीं। उसने अपने क्लोन को विलेज में एंटर करते हुए देखा। उसका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड था। लेट्स गो। नारुतो और काशिन कोजी घने जंगलों से तेजी से ट्रैवल कर रहे थे और फॉरगॉटन उजुमा की रूइंस की तरफ बढ़ रहे थे। काशिन कोजी, शिबाए ओत्सुकी